जो पहला मेरा चैप्टर होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा क्लास 11th का, जिसको पढ़ के बच्चों की नींद उड़ जाती है। तो इस चैप्टर के हर एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा जो टीचर्स आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, आपको नहीं सिखाते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, जहां पे हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 क्यों होता है, और साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है डिफरेंट वैल्यूज पे, तो वो हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली बार। तो आपको तो पता ही होगा कि साइन एक्स क्या होता है। एक्चुअली साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कोसीक एक्स और सीक एक्स, इन सबको हम 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते थे। इनको 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसलिए बोलते थे क्योंकि इनका मतलब क्या होता था, इनका मतलब एक्चुअली रेशियो ही होता था। रेशियो क्या होता है, एक नंबर का जब हम दूसरे नंबर से डिवीजन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो माने क्या, अगर मैं एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, तो इसमें मेरा जो साइन एक्स होता है वो क्या होता है, साइन एक्स जो मेरा होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस एक्स क्या होता है, वो मेरा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो एक्चुअली में ये ट्रायंगल के, एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो ही होता है। तो इसलिए हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते थे। और हमने 10th में डिग्रीज में पढ़ा है। एक्चुअली जो रोटेशन की जो मेजरमेंट होती है वो डिग्रीज भी हो सकता है, रेडियन भी होता है। तो हमने 10th में जो भी पढ़ा था वो डिग्रीज में पढ़ा था। अब हम 11th में रेडियंस में पढ़ेंगे। चेंज कुछ नहीं है इसमें, बस चेंज इतना है कि अब से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलेंगे। तो जैसा कि आपको मैं एक यूनिट सर्कल, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि साइन स्क्वायर एक्स, तो हमारा सबसे पहला यहां पे एम क्या होगा, हमें प्रूव करना होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। ये प्रूव कर रहे हैं हमें। ये प्रूव कैसे करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए और यहां देखिए, पूरा फोकस यहां रखिए। हमें सबसे पहले एक यूनिट सर्कल बनाना है, और यूनिट सर्कल बनाने के लिए आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के लिए ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस होता क्या है, आपका एक वाई एक्सिस होगा और आप एक एक्स एक्सिस होगा। जो वाई एक्सिस होता है ना वो वर्टिकल होता है, और एक्स एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। हम वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं और एक्स एक्सिस को एप्सिसा कहते हैं। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं ये चीज। तो ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको, जो ये वाली लाइन है ना, ये जो इंटरसेक्शन होता है, जहां पे दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है, उसको मैं ओरिजिन बोलता हूँ। ओरिजिन क्यों, इसका मतलब है यहीं से एक्स एक्सिस भी चालू हो रही है और यहीं से मेरा वाई एक्सिस भी चालू हो रहा है। तो ये ओरिजिन है, इसको मैं ओ मार्क करता हूँ या 0 मार्क करता हूँ। ये जो आप ओरिजिन से अगर आप राइट साइड की तरफ जाओगे ना, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। और आप अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऊपर जाओगे तो ये वाला पॉइंट आया था, इसको हम बोलते हैं, ये एक्सिस आता है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर आप 90 डिग्री दोबारा एंटी क्लॉकवाइज टर्न करोगे तो आप यहां पे आ जाओगे, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो 0 के राइट साइड में पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ऐसे 0 के ऊपर पॉजिटिव, 0 के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखो, 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव वैल्यूज लिखते हैं हम। जैसे मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4, और यहां पे मैं सारे लिखूंगा नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3। ये सारी चीजें आप छोटे क्लास में पढ़ते हो जब आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। तो इसके बाद यहां पे -1 -2 -3, ऊपर भी ऐसे ही 1 2 और 3। तो इसमें आपको यूनिट सर्कल बनाना है। आपको पता है यूनिट सर्कल का मतलब होता है जहां पे रेडियस इक्वल टू 1 होता है। तो रेडियस इक्वल टू 1 का मतलब है, अगर मेरा सर्कल का सेंटर ये ओरिजिन है, तो रेडियस 1 का मतलब यहां से यहां तक, रेडियस 1 का मतलब यहां से यहां तक, रेडियस 1 का मतलब यहां से यहां और यहां से यहां। इन चारों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करके एक सर्कल बनाऊंगा तो मेरा यूनिट सर्कल बन जाएगा। यही होता है मेरे बच्चों यूनिट सर्कल। इसी को बोलते हैं यूनिट सर्कल, जहां पे ये डिस्टेंस भी बने, ये डिस्टेंस भी बने, ये डिस्टेंस भी बने और ये डिस्टेंस भी बने। अब मुझे ना इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इस यूनिट सर्कल की जरूरत है। तो इस यूनिट सर्कल को मैं आगे दोबारा रीड्रॉ करूंगा, बाकी सबको मिटा दूंगा। तो स्टेप, मेरा पहला स्टेप क्या रहा, सबसे पहले टू ड्रॉ अ यूनिट सर्कल। जहां पे रेडियस क्या होती है, 1 होता है आपका। तो बच्चों, मैं ना एक यहां पे एक यूनिट सर्कल बनाने जा रहा हूं, बस अच्छा सर्कल बन जाए। ये मेरे एक यूनिट सर्कल है, ठीक है। ये इसका सेंटर है। ये क्या है बच्चों, इसका सेंटर है। अब मैं मानता हूं इस पे मैं क्या ड्रॉ करता हूं, इस पे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करता हूं। ये हो गया मेरा वाई एक्सिस और ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस।
इतना तो हमने पहले भी सीखा था, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, बस मैंने एक यूनिट सर्कल बना दिया। यूनिट सर्कल का मतलब क्या, ये अगर जीरो है तो ये मेरा पॉइंट 1 होगा, ये जीरो है तो मेरा ये पॉइंट भी 1 होगा, ये जीरो है तो मेरा ये पॉइंट भी 1 होगा, ये जीरो है तो मेरा ये पॉइंट भी 1 होगा। इसका ये होता है यूनिट सर्कल। अब देखो ये एक्स एक्सिस है और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। आपको पता है अगर कोई पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस पे हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वहां पे y की वैल्यू 0 हो जाती है। और आपको जैसे पता है कि ये पॉइंट तो 1 है, तो यहां पे इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,0, क्योंकि यहां पे y तो 0 है। और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं a। अच्छा, अब इधर आ जाओ, जैसे ये पॉइंट लेता हूं मैं, ये पॉइंट के, इस पॉइंट की अगर बात करें तो आप देखोगे ये पॉइंट पूरा y एक्सिस पे, मैं लिखता हूं y और मैं लिखता हूं x। तो आप देख सकते हो कि ये पॉइंट y एक्सिस पे, और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे होता है तो उस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो मैं यहाँ पे x को 0 लिखूंगा और y को 1 लिखूंगा, क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस है और ये पॉजिटिव x एक्सिस है, तो यहाँ पे 1 और 1 पॉजिटिव होंगे। अब यहां आ जाओ, जैसे ये आपको पता है नेगेटिव x एक्सिस है, तो नेगेटिव x एक्सिस पे क्या होता है, वैल्यूज y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू नेगेटिव 1 होगी। तो x की वैल्यू नेगेटिव 1 और y की वैल्यू 0। अब यहां आ जाओ, ये क्या है, ये नेगेटिव y एक्सिस है, और आपको पता है नेगेटिव y एक्सिस पे किसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव y एक्सिस पे y की वैल्यू नेगेटिव 1 होगी और x की वैल्यू 0 होगी। अब हम इन पॉइंट्स को मार्क करते हैं, ये a था, ये b है, ये c और ये d, ये d पॉइंट्स है। यहां पे हमें इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ना, हमें इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहीं पे भी एक पॉइंट p ले लेना है, p मान लेना है कि इस पे मैं एक पॉइंट p ले रहा हूं। मान लो कि ये मेरा पॉइंट p है, ये पॉइंट मैं p ले रहा हूं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप कैसे बता सकते हो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्योंकि मेरे को तो बस इतना पता है कि ये 0 है और यहाँ पे 1 है, और यहां से ऐसे ये जा रहा है और यहाँ पे ये दोबारा 1 है। मेरे को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं पता। अच्छा, आपको एक और बात बताता हूं, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो ना, किसी भी जगह का किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो यहां पे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये x और ये y। मान लो ये यहां पे मैं लिखता हूं 1, ये 2 और ये 3, यहां पे मैं लिखता हूं 1 2 3 और ये 4। मान लो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है क्या होगा, अगर मैं इसको वर्टिकली परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करूं तो ये 3 पे आके मिल रहा है, और इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करूं तो ये 4 पे आके मिल रहा है। इसका जो y वाला जो पॉइंट है ना, वो कहां पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो y की जगह पे मैं 4 लिखूंगा, कॉमा x कहां पे आ रहा है, x वाला पॉइंट कहां है, 3 पे, तो ये 3 हो गया मेरा। तो ये हो गया मेरा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। लेकिन हमें तो यहाँ पे पता नहीं ना कि ये कौन से पॉइंट पे आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को a कॉमा b मान लेंगे, कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो a कॉमा b है। हमें पता नहीं कि उसका वैल्यू क्या है, वो कौन सा इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर हो सकता है, हमें पता नहीं उसके बारे में। तो अब क्या, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो, बोर्ड भर जाएगा नहीं तो। अब क्या मेरे प्यारे बच्चों, अब इस पॉइंट को मैं इस ओरिजिन से जोड़ता हूं। अगर मैं इस पॉइंट को इस ओरिजिन से जोड़ता हूं तो मेरी ये लाइन का नाम हो जाएगा ओपी। क्या हो जाएगा इस पॉइंट, इस लाइन का नाम, इस लाइन का नाम हो जाएगा ओपी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने देखा कि ओपी क्या है, अगर मैं सेंटर ऑफ सर्कल से सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे एक कोई भी लाइन खींचता हूं तो उसको रेडियस ही बोलते हैं, और हमारा तो यूनिट सर्कल है, इसका मतलब उस रेडियस की वैल्यू 1 है, तो मतलब इस लाइन की भी वैल्यू 1 है। सीधी बात है। अब P पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ना इस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर खींचता हूं, तो मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर खींचा नीचे की तरफ, ये रहा मेरा परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को मैं मार्क करता हूं M। ठीक है, और मैं मान लेता हूं, मैंने बोला था कि यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो मेरा जो ये डिस्टेंस होता है, यही को, इसी को मैं x बोलता हूं, जो कि मैंने यहां पे a लिखा है, तो मतलब ये a डिस्टेंस दूर है यहां से, M पॉइंट जो है a डिस्टेंस दूर है यहां से। और इसको यहां पे जो मैं लिखता हूं, इस पॉइंट पे जो मैं लिखता हूं, इस पॉइंट में वो लिखता हूं जो y एक्सिस पे जो आता है, उसी पॉइंट को मैं यहां पे लिखता हूं, वही डिस्टेंस होता है ये। तो इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक का, ये b है, ये b है। अच्छा, आप मेरे को बताओ, आपको यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, OMP, एक राइट एंगल ट्रायंगल OMP आपको दिख रहा होगा, राइट ट्रायंगल OMP। अब बताओ मेरे को कि राइट एंगल ट्रायंगल OMP में क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, तो आप बोलोगे जी सर जरूर लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता था, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता था कि मेरा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे एक और चीज देखने वाली बात है, जो मेरा लाइन ओपी है वो हॉरिजॉन्टल मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल ऊपर है, तो मैं मान लेता हूं वो x डिग्री ऊपर है, ऐसे x डिग्री ऊपर है, मैं मान लेता हूं वो x डिग्री, x एंगल ऊपर है, x डिग्री, वो ओपी जो मेरी लाइन है वो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से x डिग्री ऊपर है मेरे बच्चों। तो अब ये राइट ट्रायंगल ओएमपी में
अगर मैं देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहूं तो क्या होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर जो एंगल के ऑपोजिट वाली लाइन होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है, इस एक्स एंगल के ऑपोजिट वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एमपी परपेंडिकुलर है। तो एमपी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पे, मेरा बेस यहाँ पे ओएम है, ओएम का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज तो भैया यहाँ पे ओपी है। अच्छा ये बताओ, मैं एम पी के जगह पे मैं बी को लिख सकता हूं बी स्क्वायर, प्लस मैं ओ एम के जगह पे ए को लिख सकता हूं ए स्क्वायर। अच्छा क्या ओपी के, ओपी वन नहीं है, ओपी तो रेडियस ही है ना, तो ओपी को मैं वन लिखूंगा, वन का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वन आ गया। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं इसको रब करता हूं, अभी मैं एक और चीज सिखाने वाला हूं आपको। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये राइट ट्रायंगल ओ एम पी, इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी के अंदर अगर मैं साइन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना चाहिए तो वो क्या होगा, मान लो मैं साइन एक्स निकालना चाहता हूं, साइन एक्स निकालना चाहता हूं, तो साइन एक्स यहां पे क्या होगा, साइन एक्स होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां पे परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला परपेंडिकुलर है सर, एमपी परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज सर ये वाला पार्ट होगा, ओपी होगा। तो क्या मैं एमपी को, जो ये एमपी है, एमपी को मैं क्या बी नहीं लिख सकता, एमपी को बी लिख सकता हूं, देखो यहां पे बी लिखा हुआ है एमपी बी, और क्या मैं ओपी को, जो डिस्टेंस ओपी है उसको वन नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं क्योंकि यहाँ पे ओपी रेडियस ही तो है, तो वो वन है, यूनिट सर्कल है, वन है, तो साइन एक्स की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई बी, तो साइन एक्स ही बी है और बी ही साइन एक्स है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि यहां पे अगर मैं कॉस एक्स की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगा, तो कॉस एक्स यहां पे होता है मेरे बच्चों बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस ये है आपका ओ एम, और हाइपोटेन्यूज यहां पे सेम ही रहेगा, ओपी रहेगा, ओपी जो कि सर्कल का रेडियस था। अब मेरे को ये बताओ बच्चों, ओएम जो था वो क्या था, वो ए ही तो था, तो ओएम हो गया ए और ओपी हो गया वन, इसका मतलब है ए ही कॉस एक्स है और कॉस एक्स ही ए है, इसका मतलब जो मेरा कोऑर्डिनेट है ना ए कॉमा बी और कुछ नहीं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये एक्चुअली में कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स है, पी जो पॉइंट है वो cos x sin x है, मैं ऐसे लिख सकता हूं इस चीज को। अच्छा अब मेरे को पता चल गया कि मेरा a ही cos x है और b ही sin x है, तो क्या मैं यहां पे a के जगह पे cos x को और b के जगह पे sin x को नहीं डाल सकता, तो a को अगर मैं cos x लिखूंगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, और b के जगह पे अगर मैं sin x को लिखूंगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x बराबर वन। यही हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। देखो बच्चों इतना इजीली मैंने आपको ये चीज समझा दिया कि आपको ये चीज पढ़ने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। एक और बार अगर मैं आपको समराइज करके बता दूं, सबसे पहले हमने क्या करना था, हमने एक यूनिट सर्कल बनाना था, उस यूनिट सर्कल को बनाने के बाद हमें एक पी पॉइंट लेना था, उससे कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया कि वो ए कॉमा बी है, वेरिएबल है, हमें पता नहीं है वो क्या है, और हमने क्या करा, उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और पाइथागोरस थ्योरम को कनेक्ट करके हमने लास्ट में ये कंक्लूजन पे आ गए कि cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा बात यहां पे खत्म नहीं हुई, अब मैं आपको एक और चीज दिखा। अच्छा बच्चों अभी हमने क्या प्रूव किया, हमने ये प्रूव किया कि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। अच्छा ठीक है, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को sin स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखो अगर मैं इसको भी sin स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं तो मैं नीचे भी sin स्क्वायर एक्स लिखूंगा, इसको भी sin स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं ऐसे, और यहां पे राइट साइड में भी sin स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा, मैं पूरे इक्वेशन को sin स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूं। आपको पता है sin स्क्वायर एक्स बाय sin स्क्वायर कट जाएगा और ये इसकी वैल्यू आएगी 1, प्लस cos स्क्वायर एक्स बाय sin स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos बाय sin होता है cot थीटा, और स्क्वायर है यहां पे तो cot स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहां पे cot स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये इक्वल टू आपको पता है साइन का उल्टा माने 1 बाय साइन क्या होता है, 1 बाय साइन कोसीक होता है, तो साइन और कोसिक इनवर्स फंक्शन है, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं कोसिक स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूं। तो यहां से मैं ये निष्कर्ष निकालता हूं कोसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये देखो मेरे को एक मिल गया था, मैंने दूसरा भी निकाल दिया, मेरे को पता था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है, मैं उसको मैंने सबसे पहले प्रूव किया, उसके बाद में यहां पे पहुंच गया। अब देखो हम चलते हैं tan वाले पे। अब मैं अगर साइन स्क्वायर एक्स को, ये हमारा फॉर्मूला था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसको अगर मैं थ्रू आउट कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देता हूं
तो मेरी वैल्यूज क्या आती है आप देखो जरा यहां पे कि साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है टैन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर सेम है तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे 1 आएगा कटने के बाद। और आपको पता है 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सीक एक्स होता है, 1 बाई कॉस एक्स सीक एक्स होता है। तो मैं यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं सीक स्क्वायर एक्स लिखूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा सीक स्क्वायर एक्स। तो मैं यहां से ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि सीक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो बच्चों ये तीनों जो फॉर्मूले होते हैं ना वो एक्चुअली ऐसे डिराइव होते हैं ये, लेकिन आपको कोई बताता नहीं है। एनसीईआरटी में ये चीज लिखी हुई है, आप चैप्टर 3 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम के टॉपिक पे जाओगे, उसके नीचे पूरा थियोरेटिकली पूरा पूरा मतलब स्टेटमेंट्स भी दी हुई है, उन्होंने दिखा भी रखा है, ये पूरा यूनिट सर्कल भी बना रखा है। लेकिन आपको टीचर्स ये पढ़ाते नहीं हो कि ये पढ़ाना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, तो इसलिए वो नहीं पढ़ाते। ये आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। और अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक पे। तो बच्चों अब मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई पे, नेगेटिव एक्स पे और नेगेटिव वाई पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे जो कि एक्स पे है, एक्स कोऑर्डिनेट पे है, मेरा वैल्यू जो होती है, मेरी कोऑर्डिनेट जो होती है 1,0 होती है। अब मान लो कि ये जो पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट पहले यहाँ पे था ही नहीं, ये पी पॉइंट पहले यहाँ पे था जहां पे ए लिखा हुआ है ना, वहां पे था पी पॉइंट। अब अगर पी पॉइंट वहां पे था इसका मतलब एंगल तो कुछ बन ही नहीं रहा। ये जो मैंने इसको उठा के यहाँ पे रखा है, मैंने मतलब यहाँ से एक्स डिग्री उठाया और यहाँ पे रख दिया, अब मैं रख ही नहीं रहा वैसे, भाई मैंने पी पॉइंट को वापस यहीं रख दिया, उतार दिया नीचे को, तो मतलब इसके और इसके बीच में कोई एंगल ही नहीं फॉर्म हुआ, ये तो वहीं चिपक गया। तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, तो इसको मैं 0 डिग्री अगर यहाँ पे लिखता हूँ, अगर यहाँ पे पी पॉइंट होता तो इसका मतलब एंगल 0 डिग्री है। अच्छा मेरे को ये बताओ पी पॉइंट अगर यहाँ पर है, और मैंने आपको बताया था पी पॉइंट अगर यहाँ पर है तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कॉस एक्स और साइन एक्स। तो क्या भैया पी के और ए के कोऑर्डिनेट सेम ही तो होंगे ना यहाँ पे, क्योंकि पी और ए पॉइंट अब एक ही हो गए। तो अब मैं कहता हूं कि जो मेरा पी पॉइंट है, पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, कॉस एक्स होगा, वो यहाँ पे कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 होगा और साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये पी पॉइंट को ही दर्शाता है, मेरा पी पॉइंट भी यही है, कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स। तो यहाँ पे cos x 1 है और sin x 0 है इस पॉइंट पे। अच्छा ठीक है, यहां से मेरे को ये वैल्यू मिल गई। अब अगर मैं p को उठा के ना, जैसे मैं यहाँ पे रखता हूं तो मेरे को पता नहीं था कि क्या है, मेरे को मैं वेरिएबल मान रहा था, a और b मान रहा था। अब अगर मैं इस p पॉइंट को यहां से सीधा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा के पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ले जाऊं, तो यहाँ पे मेरे को पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है 0,1 है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला p पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो अब p पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो मतलब p cos x, sin x यहां पे लिखा हुआ है। तो यहां पे cos x p पॉइंट और b पॉइंट एक ही हो गया, मतलब मैंने यहां से उठा के यहां करते p और b एक ही चीज है। जब एक ही चीज है तो cos x की वैल्यू 0 है यहां पे और sin x की वैल्यू 1 है यहां पे। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इस OP को जो हमने यहां पे रखा हुआ था, इस OP को मैंने उठा के ऐसे करके OB की तरफ ले गया। अब मैं OP को यहां से लेफ्ट एक और बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लेके आता हूं, तो क्या होगा, अब मेरा जो P पॉइंट है वो C पॉइंट के साथ कोइंसाइड करेगा, P और C पॉइंट एक ही हो जाएंगे। जब P और C पॉइंट एक ही हो जाएंगे तो मेरा cos x जो होगा ना वो -1 हो जाएगा, यहाँ पे cos x जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, और जो मेरा sin x हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं, मैं दोबारा 90 डिग्री घुमाता हूँ। अच्छा आप ये बताओ, जब मैंने 90 डिग्री लिया, मैं इसको ना अब मैं आपको ना इस चैप्टर में मैंने आपको बताया ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो आप यहाँ पे डिग्रीज में नहीं, आप यहाँ पे रेडियंस पे ज्यादा फोकस करोगे। तो मतलब 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 180 डिग्री का आधा 90 डिग्री और पाई का आधा पाई/2, तो 90 डिग्री ही पाई/2 रेडियन है। तो अगर मैं यहां से 90 डिग्री घुमा रहा हूं, इसका मतलब ये वाली जो पॉइंट है ये पाई/2 रेडियन को दर्शाता है, ये पाई/2 को रेडियन को दर्शाता है। जैसे ये D0 रेडियन भी लिख सकते हो, यहाँ पे 0 रेडियन को दर्शा रहा था, वैसे यहाँ पे ये पाई/2 रेडियन को दर्शाता है। अच्छा अब मैंने दोबारा पाई/2 यहाँ को लेफ्ट के साइड पे मैंने टर्न कर दिया, तो पाई/2 प्लस पाई/2 क्या हो जाता है, पाई बन जाता है। तो ये पाई को दर्शाता है, 180 डिग्री दर्शाता है। अब दोबारा मैं पाई/2 जोड़ूंगा इसमें, तो पाई प्लस पाई/2 क्या होता है, 3 पाई/2 होता है, तो ये 3 पाई/2 को दर्शाता है मेरा ये वाला एंगल। अब मैं 3 पाई/2 से दोबारा पाई/2 जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो वो 2 पाई को दर्शाएगा। तो अब मेरा जो ये वाला पॉइंट होगा ना 2 पाई होगा, मतलब 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। मतलब मैंने चालू यहां से किया था और घूम के मैं वहीं पे आ गया, मैं एक गोल पूरा चक्कर काट के आ गया, तो उसका मतलब है मैं 2 पाई डिग्री मैंने रोटेट किया। अब देखो यहाँ पे मेरे को पता था कि cos x की वैल्यू -1 और sin x की वैल्यू 0। अब मैं उस OP को घुमा के यहाँ पे लेके आता हूँ, तो P पॉइंट अब D पॉइंट के साथ कोइंसाइड करेगा, और P अब cos की कोऑर्डिनेट जो cos की वैल्यू हो जाएगी, cos x 0 के बराबर हो जाएगा, और sin x जो होता है ना वो -1 के बराबर हो जाएगा बच्चों।
अब मैं क्या करता हूं, अब मैं दोबारा उस पी पॉइंट को इधर की तरफ लेके जाता हूं, 2 पाई की तरफ लेके जाता हूं, और उस अब क्या होगा कि जो पी पॉइंट है वो ए पॉइंट के साथ कोइंसाइड करेगा। जब पी पॉइंट ए पॉइंट के साथ कोइंसाइड करेगा तो उसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, वही जो 0 के साथ होगा वही 2 पाई के साथ भी होगा। तो मतलब यहां पे भी 2 पाई पे भी कॉस एक्स की वैल्यू 1 होगी और साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तो मैं ये होप करता हूं कि आपको जो भी मैंने आज समझाया होगा ये एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ आते तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को आगे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी अच्छी वीडियोस आगे आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।